नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। वह बिहार जिसने देश को पहला दलित मुख्यमंत्री दिया, लेकिन आज बिहार के दलित एक मजबूत नेतृत्व के लिए तरस रहे हैं। बिहार के दलित जाति और उपजातियों में बिखर गए हैं, जिसके कारण तमाम राजनीतिक पार्टियां इनको अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसी साल जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। राज्य में लगभग 20% दलित मतदाता हैं, जो किसी भी चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां दलितों को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि रामविलास पासवान के निधन के बाद से बिहार में कोई सर्वमान्य दलित नेता नहीं उभर सका है। ऐसे में दलित राजनीति में खाली स्थान भरने की होड़ मची हुई है। वर्तमान राजनीति की बात करें तो बिहार में दलित जाति के 38 विधायक हैं, जिनकी कुल भागीदारी जो है विधायकों में से 15.6% है। यह राज्य की अनुसूचित जाति की 19.65% आबादी की तुलना में करीब 4% कम है। खास बात यह है कि कोई भी दलित किसी सामान्य सीट से चुनाव नहीं जीता है। अब सवाल है कि दलितों का हक बिहार में कौन खा रहा है? जो पार्टियां दलितों का हितैषी होने का दावा करती हैं, क्या वो बराबरी का प्रतिनिधित्व देती हैं? तो इससे भी जान लीजिए। बिहार के मौजूदा विधानसभा में 15% सवर्ण विधायकों की संख्या लगभग 26% है। इनमें राजपूत जाति की उपस्थिति सबसे अधिक है। इनकी संख्या लगभग 12% है। राजपूत के बाद भूमिहार 9% और ब्राह्मण विधायकों की संख्या लगभग 5% है। वहीं ओबीसी, जिनकी आबादी 63% है, तो उनकी बात करें तो बिहार विधानसभा में ओबीसी विधायकों की संख्या लगभग 42% है। इसमें सबसे अधिक यादव जाति के 21%, जिनकी आबादी 14% है। वैश्य 10%, कुशवाहा लगभग 7% और कुर्मी लगभग 4% हैं। वहीं मुस्लिम विधायकों की संख्या लगभग 8% है। बीजेपी में सबसे अधिक सवर्ण विधायक है, तो वहीं आरजेडी के लगभग 19% विधायक ओबीसी वर्ग के हैं। इनमें 15% अकेले यादव समुदाय से हैं। 38 दलित और महादलित सदस्य भी सदन में हैं। अगर पार्टी और गठबंधन की बात करें तो एनडीए के 21 विधायक दलित जाति से आते हैं और महागठबंधन के 17 जो सदस्य हैं वो दलित जाति से आते हैं। अब बिहार में दलित नेता और उनकी राजनीति की बात करते हैं। 1968 में बिहार की सत्ता की कमान संभालने वाले भोला पासवान देश में पहले दलित मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता की बागडोर संभाली थी। इतना ही नहीं, वो 4 बार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद भोला पासवान शास्त्री 1973 की इंदिरा गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री बने और कुछ समय बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। 9 सितंबर 1984 को बिहार के इस दिग्गज नेता का निधन हो गया। भोला पासवान शास्त्री अपनी सादगी से भरे जीवन के लिए जाने जाते थे। भोला पासवान के बाद बिहार को जनता दल के शासन के दौर में राम सुंदर दास के तौर पर दलित मुख्यमंत्री मिले। राम सुंदर दास ने 1989 से 1980 तक 1 साल सत्ता की कमान संभाली, लेकिन फिर उनके बाद कोई दलित मुख्यमंत्री बिहार को नहीं मिल सका। सामाजिक न्याय के नाम पर ओबीसी नेताओं के हाथ में सत्ता रही है। रामविलास पासवान ने दलितों को एकजुट करने और नेतृत्व करने की कोशिश की, सफल भी हुए, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे ज़्यादा दिन चलने नहीं दिया। अब आपको हम रामविलास पासवान और नीतीश कुमार की कहानी भी बताते हैं कि किस तरह से रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के बीच अदावत हुई और इस लड़ाई में नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान को दलितों के नेता से सीधे सिर्फ पासवानों का नेता बना के रख दिया। साल 2000 के आसपास रामविलास पासवान दलित वोट बैंक को अपने साथ करने में कामयाब हो गए थे। इसी का नतीजा था कि 2005 के विधानसभा चुनाव में लोजपा 29 सीटों पर चुनाव जीती थी। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार सत्ता में आए,
वो समझ गए थे कि रामविलास पासवान को कमजोर करे बिना ज़्यादा दिन सरकार में नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने दलित वोट बैंक को तोड़ने के लिए एक राजनीतिक चाल चली। नीतीश कुमार ने दलित और महादलित करके इसे बांट दिया। रामविलास पासवान की जाति दुसाध को महादलित से अलग रखा, जिसके कारण रामविलास दलित नेता से पासवान जाति के नेता बन के रह गए। हालांकि 2018 में पासवान जाति को भी महादलित में शामिल कर लिया गया। इसके कारण बिहार में अब कोई दलित जाति नहीं है। रामविलास पासवान के निधन के बाद से बिहार की दलित राजनीति में एक बड़ा गैप आ गया। राज्य में दलित नेता तो हैं, लेकिन उनमें दलित वोट ट्रांसफर कराने का पावर नहीं है। 90 के दशक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अच्छी पकड़ थी, लेकिन बाद में मायावती की भाजपा और स्वर्गीय रामविलास पासवान की लोजपा बनने के बाद दलित राजनीति को एक अलग राह मिली। बिहार में जातिगत सर्वे में जो आंकड़ा सामने आया है, उसमें अति पिछड़ा के बाद तीसरा बड़ा वोट बैंक दलित समुदाय का है, जिसकी आबादी 19.65% है। चिराग पासवान इस बात को समझते हैं कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचनी है तो पिता की तरह उन्हें दलितों का नेता बनना होगा। लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के बाद वे अपने आप को मजबूत दलित नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनकी पकड़ केवल पासवान समुदाय तक सीमित है, अन्य दलित जातियों में उनकी स्वीकार्यता सीमित है। इसके अलावा बिहार में जीतनराम मांझी, अशोक चौधरी, श्याम रजक जैसे अन्य दलित नेता भी सक्रिय हैं, लेकिन किसी के पास संपूर्ण दलित समुदाय का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं दिखती। यही कारण है कि बिहार में दलित राजनीति आज भी बिखरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ मायावती की पार्टी बसपा बिहार में कई वर्षों से सक्रिय है और लगातार राजनीति कर रही है। अगर पूरे बिहार के दलित समुदाय की बात करें तो अब तक कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जो उत्तर प्रदेश की तरह दलित चेतना को मजबूत कर सके। उत्तर प्रदेश में काशीराम ने दलितों के अंदर सियासी चेतना जगाई और बसपा को 4 बार सत्ता में पहुंचाया, लेकिन बिहार में बीएसपी कभी अपनी जड़ें नहीं जमा सके। हालांकि इस बार बीएसपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। यह संकेत है कि पार्टी अब बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए गंभीर है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यह साफ कर दिया है कि वे बिहार में दलित राजनीति को नई दिशा देना चाहती हैं। जदयू और बीजेपी भी दलित को लुभाने में लगे हुए हैं। बीजेपी में अभी 10 दलित विधायक हैं। इसके अलावा बीएसपी से आने वाले जनक राम को बीजेपी दलित नेता के रूप में पेश करना चाहती है। वहीं चिराग पासवान के काट के लिए बीजेपी संजय पासवान को भी साथ रखी है। इसके साथ ही दलितों को पार्टी से जोड़ने के लिए विशेष ध्यान दे रही है। वहीं जदयू की बात करें तो नीतीश कुमार खासकर दलितों के लिए बिहार में कई योजनाएं चलाते हैं। महेश्वर चौधरी, अशोक चौधरी जैसे दलित नेता जदयू के साथ हैं। जदयू के पास 44 में से 8 विधायक दलित हैं। बिहार की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद भी एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को बिहार में तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के एक नए चेहरे के रूप में उभरते चंद्रशेखर आजाद रावण भी बिहार में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी यानी कि एएसपी बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उनका दावा है कि दलित समाज के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इस बार बिहार में इसका असर देखने को मिलेगा। अब बात कांग्रेस और जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की कि कांग्रेस किस तरह से एक बार फिर से बिहार में खड़ा होने का प्रयास कर रही है और जीतनराम मांझी की पार्टी की नज़र पूरे दलित समुदाय पर है। बिहार में दलित राजनीति में कांग्रेस भी लंबे समय से सक्रिय रही है, लेकिन उसका प्रभाव लगातार घटता गया है। हालांकि हाल के वर्षों में पार्टी ने दलित और महादलित समुदायों को फिर से जोड़ने का प्रयास किए हैं। बिहार में कांग्रेस के मुख्य दलित चेहरा अशोक चौधरी रहे हैं, लेकिन उनके जदयू में जाने के बाद कांग्रेस का दलित आधार कमजोर हुआ है। राहुल गांधी बिहार में एक बार फिर कांग्रेस को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उनकी नज़र दलित वोट बैंक पर है।
हाल में राहुल गांधी 1 महीने के अंदर बिहार का 2 बार दौरा कर चुके हैं। संविधान के बहाने बाबा साहेब अम्बेडकर की याद कांग्रेस को शिद्दत से नजर आने लगी है। राहुल गांधी जेब में संविधान लेकर घूम रहे हैं। राहुल गांधी संविधान को केंद्र कर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने 8 जनवरी को पटना आए थे। दूसरी बार उन्होंने दलित समाज से आने वाले जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में शिरकत की। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम खुद को दलितों की सशक्त पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन मांझी की राजनीति ज़्यादातर व्यक्तिगत समीकरणों पर आधारित रही है। एनडीए और महागठबंधन के बीच उनका आना जाना जारी रहा है, जिससे उनकी पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। इसे ठीक करने के लिए हमने 28 फरवरी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दलित समागम आयोजन करने की घोषणा की है। दावा है कि इस समागम में पूरे बिहार से दलित समाज के लोगों का महाजुटान होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह दलित का समागम काफ़ी अहम माना जा रहा है और इसे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। चुनावी रणनीतिकार से बिहार की राजनीति में एंट्री करने की कोशिश कर रहे प्रशांत किशोर की भी नज़र दलित समुदाय पर है। प्रशांत किशोर ने अपने जनसुराज अभियान के तहत बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। वे बिहार में दलितों की स्थिति और उनके राजनीतिक हाशिए पर रहने की समस्या को लगातार उठाते रहे हैं। राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए वे कहते हैं कि जिस सीट पर दलित समुदाय की अच्छी आबादी है, उस सीट पर भी दलित समुदाय के व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, यानी जनरल सीट से भी दलित उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर अपनी नई राजनीतिक पार्टी जनसुराज की शुरुआत कर चुके हैं और जनसुराज जो है लगातार दलितों के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। तो देखना होगा कि जनसुराज को दलित समुदाय कितना एक्सेप्ट करता है। अब बात करते हैं कि बिहार की दलित राजनीति की और भविष्य की दिशा की। बिहार में दलित राजनीति की अपनी चुनौतियाँ हैं। पहला यह कि दलित नेतृत्व बिखरा हुआ है। दूसरा, कोई भी दलित नेता अब तक सर्वमान्य नहीं बन पाया है। तीसरा, दलित राजनीति जातिगत दायरे में सीमित रही है। बीएसपी और चंद्रशेखर आज़ाद की कोशिशों के बावजूद यह देखना होगा कि क्या बिहार में उत्तर प्रदेश की तरह एक मजबूत दलित राजनीतिक धारा उभर पाएगी। कांग्रेस, हम और प्रशांत किशोर की रणनीतियाँ भी इस राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं। अगर बीएसपी अपने संगठन को सही तरीके से खड़ा कर पाती है और दलितों को राजनीतिक रूप से संगठित कर पाती है, तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव संभव है। जिस तरह से बिहार के दलितों में राजनीतिक चेतना की विकास हो रही है, इससे यह लगभग तय है कि आने वाले समय में दलित ही यह तय करेंगे कि बिहार के गद्दी पर कौन बैठेगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।